हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। तो अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इसके बारे में आज इस चैप्टर में हम डिटेल पढ़ेंगे। इसमें हमारी तीन वीडियो बनेगी और 3 वीडियो में हम सारा अम्ल क्षार एवं लवण खत्म कर देंगे। तो सभी यौगिकों को उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, उनके गुण के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक का नाम अम्ल हो गया, एक का नाम क्षार हो गया और एक का नाम लवण हो गया भैया। इसी तरह से अम्ल क्षार लवण। अब अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, तो शुरुआत में क्या हुआ था, शुरू में जो भी चीज़ खट्टी थी, जितनी भी यौगिक खट्टे टेस्ट के थे उन्हें अम्ल बोला गया और जो कड़वा टेस्ट देते थे उन्हें क्षार बोला गया। इसके बाद आर्हेनियस आए। अब आर्हेनियस ने क्या किया, आर्हेनियस ने अम्ल को पानी में घोल दिया। अब पानी में घोलने के बाद बोला कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो OH- आयन देते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं। लेकिन किसी भी अम्ल के अंदर H+ आयन है, पता कैसे करेंगे, क्या चीज़ है। तुम देखोगे अम्ल को पानी में डाल दिए तो हम देखेंगे क्या कि उसके अंदर H+ आयन है या इसके अंदर OH- यही घूम रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पता करते हैं ये अम्ल के अंदर H+ आयन है या OH- आयन है, ये क्षार है, इसको हम कैसे पता करेंगे। इसको पता करने के लिए हम सूचक लेते हैं। अब ये सूचक क्या क्या हो सकते हैं, तो हम लोग 3-4 सूचक के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास लिटमस। लिटमस से पता कर लेंगे कि अम्ल है कि क्षार है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, और सारे सूचक हैं बहुत सारे, pH स्केल से पता कर लेंगे कि अम्ल है कि क्षार है। और एक सार्वत्रिक सूचक होता है, उससे भी पता कर लेंगे कि अम्ल है कि क्षार है। तो सबसे पहले चलो हम लोग सूचक के बारे में बात कर लेते हैं कि सूचक क्या होता है। तो सूचक एक तरह का पदार्थ होता है। सूचक क्या करेगा, जैसे गिरगिट होता है ना, रंग बदलता है अलग अलग कंडीशन में, इसी तरह सूचक भी होता है। सूचक का क्या होता है कि अम्लीय माध्यम में एक कलर और क्षारीय माध्यम में अलग कलर। सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय माध्यम में अलग कलर होता है और क्षारीय माध्यम में अलग कलर होता है, उसे हम सूचक बोलते हैं। अब सूचक कितने तरह के होते हैं, तो देखो सूचक 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं प्राकृतिक सूचक और एक को बोलते हैं संश्लेषित सूचक। अब प्राकृतिक में क्या क्या आएंगे, संश्लेषित में क्या क्या आएंगे, तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग सूचक। सूचक क्या होता है, सूचक तो वे पदार्थ, सूचक का मतलब सूचना देना, तो वे पदार्थ जिनका अम्लीय माध्यम में अलग कलर और क्षारीय माध्यम में अलग कलर होगा, दूसरा कलर होगा, उसे हम सूचक कहते हैं। अब सूचक 2 तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक संश्लेषित। प्राकृतिक सूचक क्या होता है, जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिल जाता है, उसे हम प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। और जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे हम संश्लेषित सूचक बोलते हैं। प्राकृतिक सूचक में हमारा कौन कौन सा सूचक आता है, तो हम लिटमस पेपर का नाम सुने हैं, लिटमस। ये लिटमस कैसा है, एक प्राकृतिक सूचक है। ये लिटमस भी 2 तरह का होता है, एक नीला और एक लाल। और प्राकृतिक सूचक में क्या क्या आ जाएंगे, तो प्राकृतिक सूचक में हमारे पास गोभी जो है वो भी एक प्राकृतिक सूचक है। और हमारे पास हल्दी भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। चलिए संश्लेषित सूचक देख लेते हैं कि संश्लेषित सूचक में क्या क्या आता है। तो संश्लेषित सूचक में हमारे पास आता है मेथिल ऑरेंज। यहाँ लिख लेते हैं अम्ल में क्या कलर होगा इसका और क्षार में क्या कलर होगा। इसके बाद मेथिल ऑरेंज हो गया। एक और होता है फिनोप्थलीन हो गया। इसी तरह हमारे पास pH इंडिकेटर होता है या सार्वत्रिक सूचक। तो 3 तरह के सूचक हम लोग पढ़ेंगे। एक pH स्केल भी पढ़ते हैं, तो pH स्केल सार्वत्रिक सूचक के अकॉर्डिंग ही काम करती है।
बात करते हैं कि हमारा लिटमस पेपर क्या होता है। तो लिटमस पेपर देखो प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होता है। लाइकेन नाम का एक पौधा होता है, लाइकेन नाम के पौधे से हम लोग लिटमस पेपर को प्राप्त करते हैं। अगर लिटमस पेपर का उदासीन कलर पूछे कि लिटमस पेपर किस कलर का होता है, तो लिटमस पेपर हमारा जो कलर होता है पर्पल कलर होता है। न्यूट्रल कलर लिटमस पेपर का पर्पल होता है, बाद में उसको रंग मिला के नीला और लाल में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब नीला लिटमस पेपर किसके लिए यूज़ होगा, तो नीला लिटमस पेपर अम्ल के लिए यूज़ होता है। अम्ल, अगर अम्ल में नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो ये नीला लिटमस पेपर क्या लाल में बदल जाएगा। और ये लाल लिटमस पेपर किसके लिए होता है, क्षार में, क्षार के लिए। क्षार के लिए हम लाल लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं और ये लाल लिटमस पेपर बदल जाता है किसमें, नीले लिटमस पेपर में। तो लिटमस पेपर हमारे पास लाइकेन नाम के पौधे से मिलता है, जिसमें दो तरह का होता है, एक नीला होता है और एक लाल होता है। नीला लिटमस पेपर अम्ल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देखो ए से होता है एसिड और बी से होता है ब्लू, तो एसिड के लिए कौन सा यूज़ होगा, ब्लू। सेम इसी तरह एसिड के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ब्लू का, जबकि हम लोग बेस के लिए किसका यूज़ करते हैं, रेड का। बेस के लिए रेड लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे और रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। तो नीला लाल में बदलता है और लाल नीला में बदलता है। तो अम्ल के लिए नीला और क्षार के लिए लाल। ठीक है, इसी तरह गोभी, अब ये गोभी देखो लाल कलर की होती है, लाल कलर की भी गोभी होती है। इसके ऊपर अगर अम्ल डाल देंगे तो ये लाल कलर हरे कलर में बदल जाता है। तो ये भी हमारा सूचक है, सूचना दे रहा है कि अम्ल है कि क्षार है, क्या है। इसी तरह हल्दी, हल्दी भी एक सूचक का काम करती है। हल्दी का कलर, हल्दी पे अगर हम लाल का वो बेस डाल दें, क्षार, तो हल्दी का जो पीला कलर है वो बदल जाएगा और थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाएगा, रेडिश कलर, लाल कलर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह संश्लेषित सूचक होते हैं हमारे पास कुछ। अब संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, जो प्रयोगशाला में आदमियों द्वारा बनाए गए हैं। अब इसमें क्या आता है, मेथिल ऑरेंज। तो कभी पूछ दे कि उदासीन जज मेथिल ऑरेंज जैसा है तो इसका कलर क्या होगा, तो मेथिल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है। कैसा कलर होता है, ऑरेंज कलर का होता है। लेकिन अगर मेथिल ऑरेंज में अम्ल डाल दें या अम्ल के अंदर मेथिल ऑरेंज डाल देंगे तो इसका कलर लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है भैया, लाल कलर हो जाता है। तो अगर कोई भी पदार्थ है हमारे पास, ठीक है, उसको हमने टेस्ट ट्यूब में ले लिया, उसमें हमने मेथिल ऑरेंज मिला दिया। अगर लाल हो गया तो बता देंगे एसिड है, और अगर पीला हो गया तो बता देंगे कि बेस है। अगर लाल हुआ तो बोलेंगे अम्ल है, और अगर पीला हुआ तो बोलेंगे क्षार है। तो इस तरह से हम टेस्टिंग करते हैं। हम देखते नहीं हैं कि ये अम्ल है, तो देख के नहीं पहचान पाएंगे कि ये अम्ल है। कैसे पहचानेंगे, सूचक की वजह से पहचानेंगे। तो सूचक के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ये लाल है, मेथिल ऑरेंज का कलर होता है ऑरेंज, अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा, जबकि क्षार में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पीला। मेथिल ऑरेंज का कलर क्षार में पीला होता है। चलो, फिनाप्थिलीन का कलर क्या होता है, तो फिनाप्थिलीन रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन। अगर अम्ल में फिनाप्थिलीन मिला दिए तो रंगहीन ही रहेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन अगर इसी को हमने क्षार में मिला दिया तो ये गुलाबी कलर हो जाता है, गुलाबी कलर। तो क्षार में फिनाप्थिलीन का कलर होता है गुलाबी, जबकि अम्ल में वैसे ही कलर होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब अगर कोई भी टेस्ट करना है हमें तो टेस्ट ट्यूब में चीज़ ले लिए, अब उसके अंदर हमने फिनाप्थिलीन 1-2 बूंद डाल दिया तो देखेंगे कलर। अगर कलर नहीं चेंज हुआ तो इसका मतलब वो अम्ल है, और अगर वो गुलाबी हो गया तो इसका मतलब वो क्षार है। तो इससे हम लोग पता कर लेते हैं। सार्वत्रिक सूचक होता है एक, ये बहुत सारे डाई का मिक्सचर होता है, इसमें अलग अलग रेंज आती है। तो अभी हम लोग रेंज पढ़ेंगे कि उसमें देखो लाल से लेके नीला तक जो विबग्योर कलर होता है ना, ये पूरा कलर 0 से लेके 14 तक में अलग अलग कलर आते हैं। तो ये सार्वत्रिक सूचक होता है। ठीक है, तो सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग हम लोग करते हैं इसलिए कि एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है, कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को पता करने के लिए हम लोग किस सूचक का प्रयोग करेंगे, सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग, या प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार का प्रयोग पता करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, सार्वत्रिक सूचक का यूज़ करेंगे। एक तरह के सूचक और होते हैं जिसे गंध सूचक होते हैं, इनका क्या गंध अलग अलग हो जाती है।
अम्लीय माध्यम में अलग गंध देंगे और क्षारीय माध्यम में अलग। हमारे पास कुछ गंध सूचक होते हैं जिनकी गंध अम्लीय माध्यम में अलग होती है और क्षारीय माध्यम में अलग होती है। इसमें क्या क्या आते हैं, प्याज आते हैं और वेनिला। प्याज का क्या सिस्टम है कि प्याज के ऊपर अगर अम्ल डाल दिया गया तो प्याज की जो गंध आ रही है ना वैसे ही आती रहेगी, लेकिन अगर प्याज के ऊपर हम क्षार डाल देंगे तो जो गंध आती रहेगी, प्याज की जो गंध आती है वो ख़त्म हो जाएगी। सेम इसी तरह से वेनिला का फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छी सुगंध आती है। वेनिला के ऊपर अम्ल डाल देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे वेनिला की स्मेल थी वैसे ही स्मेल रहेगी। लेकिन अगर उसके ऊपर क्षार डाल दिए तो वेनिला की स्मेल क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ सूचक थे जो सूचना देते हैं कि ये चीज़ अम्ल है या क्षार है, ऐसे हम पता करते हैं। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले सीख लेते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इसे हमने जल में क्या कर दिया, घोल दिया। तो देखो अब टूटेगा, कैसे कैसे टूटेगा, H+ और Cl-। और हमारे पास अम्ल है H2SO4, इसको हमने किस में घोल दिया, जल में, तो टूटा, क्या बना, H+ और SO4 2-। इसी तरह हमारे पास और अम्ल है HNO3, इसको हमने क्या कर दिया, जल में घोल दिया। और जैसे जल में घोलेंगे क्या बनेगा, देखो टूटेगा ना, H+ में और NO3- में। देखो इसमें देखो HCl है तो H टूटेगा प्लस में और Cl टूटेगा माइनस में, पढ़ चुके हैं। जिससे बनता है उसी में टूटेगा, सिंपल सी बात है। इसमें देखो H है ना तो H+ में टूटा और Cl माइनस में। इसमें भी देखो H है तो H+ और SO4 के ऊपर कितना माइनस होता है, 2 माइनस होता है। यहाँ से H+ आया, NO3 के ऊपर कितना माइनस होता है, 2 माइनस होता है। तो आर्हेनियस को एक सिंपल चीज़ मिल गई, H+ इसमें भी, H+ इसमें भी और इसमें भी। और देख लेते हैं, हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, इसको भी हमने पानी में घोल दिया तो बोले कि क्या निकला, H+ और एसीटेट आयन निकला, CH3COO- आयन निकला। तो आर्हेनियस बहुत चालाक आदमी थे, उन्होंने देखा हर जगह H+ है तो उन्होंने बोल दिया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर कौन सा आयन देंगे, H+ आयन देंगे। देखो हर जगह H+ है, H+, लेकिन उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि और बहुत चीज़ें अम्ल होती है, तो उन्होंने खाली ऐसे बता दिया। लेकिन बहुत सारे अम्ल होते हैं जिसके लिए दूसरी थ्योरी होती है, लेकिन हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो हम लोग को जितना पढ़ना है उतना पढ़ेंगे। यहाँ से आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। सिंपल सी बात है, अम्ल में घोला गया, H+ आयन दे। अब इसके बाद बात आई कि H+ का मतलब क्या होता है, यहाँ तक हो गया ना सबका। तो H+ जो है वो स्वतंत्र नहीं रह सकता। क्यों भैया, हाइड्रोजन के पास एक का इलेक्ट्रॉन था और वो भी निकल गया है, कोई भी एटम बिना इलेक्ट्रॉन कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो H+ है, ये H+ जल से जुड़कर H3O+ बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। पहले क्या बोला, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। फिर बोले कि H+ तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, H+ तो स्वतंत्र अवस्था में रह ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब बोले अब क्या करें, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि H+ जल के एक अणु से जुड़ जाएगा और जुड़ के क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। अब ये आराम से रहेगा। तो कोई भी अम्ल जब टूटता है तो ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा और बहुत से उसका जो नेगेटिव पार्ट रहेगा वो बनेगा। तो इतना तो अम्ल के बारे में बात हो गई। अब यहीं देख लेते हैं हम लोग कि प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में हम लोग बात कर लेंगे कि प्रबल अम्ल क्या है और दुर्बल अम्ल क्या है। तो देखो H+ आयन दिया, अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पे क्या दे, H+। जो जितना ज़्यादा H+ देगा वो उतना प्रबल होगा, जो जितना कम देगा वो उतना दुर्बल होगा। तो प्रबल अम्ल क्या होगा, प्रबल अम्ल को किस तरह से परिभाषित करेंगे, वे अम्ल जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतः वियोजित होकर ज़्यादा अमाउंट में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं,
ज़्यादा मात्रा में H+ आयन देते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलेंगे। H+ अगर ज़्यादा है तो कैसा होगा, प्रबल अम्ल होगा। पूर्णतः वियोजित हो जाएंगे, ये इसमें घोला गया तो ज़्यादा टूटा, अगर पूर्णतः वियोजित हुआ इसका मतलब ज़्यादा H+ निकला, और जितना ज़्यादा H+ निकला उतना प्रबल अम्ल होगा। इसके हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, जैसे HCl हो गया प्रबल अम्ल के उदाहरण में। इसी तरह H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा क्या है, प्रबल अम्ल है। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसी तरह हमारे पास नाइट्रिक एसिड आता है HNO3, ये भी क्या है, प्रबल अम्ल है। बात आती है दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में घोलने पर पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, जिससे वो कम H+ आयन देते हैं, उसे हम दुर्बल अम्ल कहेंगे, दुर्बल अम्ल। और दुर्बल अम्ल में H+ आयन क्या होगा, कम होगा। H+ आयन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जिसमें H+ आयन कम होगा उसे हम लोग दुर्बल अम्ल बोलेंगे, जिसमें ज़्यादा होगा उसे प्रबल अम्ल बोलेंगे। बात आती है उदाहरण की, तो एसिटिक एसिड दुर्बल अम्ल है। एसिटिक एसिड को अगर हम लोग तोड़ेंगे, जल में डालेंगे तो कम मात्रा में वियोजित होता है, कम मात्रा में वियोजित होगा, H+ आयन की संख्या कम, H+ आयन कम तो दुर्बल, H+ ज़्यादा तो प्रबल। ठीक है, तो इसमें यह उदाहरण हो गया एसिटिक एसिड। और क्या, और हम लोग इसमें कार्बोनिक एसिड का उदाहरण रखते हैं H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड भी दुर्बल अम्ल होता है। बहुत सारे दुर्बल अम्ल होते हैं, टार्ट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड, सारे दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो अम्ल के बारे में बात हो गई। अब पढ़ेंगे हम लोग कि अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है, अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है। एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि अम्ल दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग सांद्र अम्ल, एक को बोलते हैं तनु अम्ल। अब सांद्र अम्ल क्या होता है और तनु अम्ल क्या होता है, हम लोग प्रबल दुर्बल पढ़ चुके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सांद्र और तनु पढ़ेंगे। अब सांद्र अम्ल ऐसा अम्ल जिसमें जल की बहुत कम मात्रा उपस्थित होती है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। उसमें अम्ल ज़्यादा हो और जल कम हो, उसे सांद्र कहेंगे। जो तनु अम्ल होता है वह अम्ल जिसमें जल की ज़्यादा मात्रा उपस्थित होती है, उसे हम तनु अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो तनु अम्ल किसे बोलेंगे, जिसमें जल की ज़्यादा मात्रा उपस्थित होगी, जल ज़्यादा रहे अगर अम्ल में तो उसे बोलेंगे तनु, और अगर अम्ल ज़्यादा रहे और जल कम रहे तो उसे हम बोलेंगे सांद्र। ठीक है, तो सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए, किसी भी सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो प्रोसेस पूछ सकता है कि किसी भी सांद्र अम्ल को तनु किस तरह से किया जाता है, क्या जल के अंदर अम्ल डाला जाता है कि अम्ल के अंदर जल डाला जाता है। देखो अलग अलग चीज़ें हैं, तो अगर किसी भी अम्ल को हमें तनु करना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक बर्तन ले लेंगे और जिसमें हम लोग जल ले लेंगे। ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेंगे अम्ल, और इस अम्ल को हम धीरे 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 यहाँ से गिराते रहेंगे। एक हमारे पास रॉड होगी और इस रॉड को हम लोग घुमाते रहेंगे और धीरे धीरे इसमें से इस अम्ल को इस जल के अंदर डालेंगे और इस रॉड को घुमाते रहेंगे, और रॉड को घुमाएंगे धीरे धीरे अम्ल हमारा क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अम्ल कैसा हो गया, तनु अम्ल बन गया, तनु अम्ल। उल्टा नहीं कर सकते हैं भैया, अगर हम पता चला कि एसिड ले लिए, इसमें हम भर लिए एसिड, ठीक है, इसमें हम एसिड ले लिए और पता चला पानी झोंक दिए इसी में धड़ से, हम इसके अंदर अम्ल है, अब पानी उठा के भर दिए घर से कि हम लोग तनु कर देते हैं, भाड़ से उछलेगा और मुंह जला देगा। इसके लिए काहे, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है यहाँ से। जैसे ही अम्ल इसके अंदर जाएगा, पानी इसके अंदर जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, हीट निकलेगी तो उछल जाएगा, और उछलेगा तो मुंह पे आ सकता है, मुंह पे आएगा तो मुंह जल जाएगा। तो इसके लिए किसी भी अम्ल तनु, सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जल के अंदर अम्ल को धीरे धीरे गिराया जाता है और एक ग्लास राड से उसको हिलाया जाता है। ठीक है, इस तरह से हम तनु कर देंगे। कभी गलती मत करना कि अम्ल के अंदर जल को झोंक देना भर से कि तनु करना है, पनिया तो मिलाना है, मिला दो कैसो भी नहीं, पानी के अंदर अम्ल मिलाया जाता है, अम्ल के अंदर पानी नहीं मिलाया जाता। तो इस तनु करने की बात आ गई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भैया कि अम्ल की भौतिक गुण क्या होते हैं। तो लेक्चर लंबा हो रहा है लेकिन डिटेल पढ़ते हुए चलें, मालूम रहे ना कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, किस तरह से यूज़ होता है, किस तरह से हम लोग इसको मापते हैं। तो चलो भौतिक गुण पढ़ते हैं हम लोग अम्ल का। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं भाई, खट्टे होते हैं।
तो अम्ल कैसे होंगे? खट्टे। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। दूसरी बात, अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस कलर में बदल देता है भाई? नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। नीला लिटमस है हमारे पास, अम्ल डाल दिए, लाल हो गया। ठीक है, या तो हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब में अम्ल ले लिए, उसी के अंदर नीला लिटमस पेपर डाल देंगे तो वो किस में बदल जाएगा? लाल में। अगर लाल में बदल गया तो अम्ल हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात यह होती है कि अम्ल जो होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। क्यों भैया? क्योंकि अम्ल जब हम लोग तोड़े थे ना तो क्या निकला था? H+ आयन निकला था और Cl- आयन निकला था, आयन बने थे ना। तो किसी भी विलयन में अगर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है तो हमें क्या चाहिए? आयन चाहिए। समझ में आया? अगर किसी भी मेटल के अंदर फ्लो कराना है तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी विलयन के अंदर प्रवाहित कराना है धारा तो हमें आयन चाहिए। तो हम लोग देखे थे कि अम्ल टूटा था तो आयन बने थे। आयन जो होते हैं वो वैद्युत के चालक होते हैं। तो आयन जो होते हैं वो वैद्युत के चालक होते हैं। ठीक है। इसके बाद चौथी चीज़ होता है कि इनका जो संक्षारण प्रकृति होती है, संक्षारण। अम्ल अगर किसी हाथ पे गिर गया या किसी भी धातु के ऊपर गिर गया तो उसे क्या करेगा? जला देगा, डीके कर देगा, क्षय करा देगा। तो अम्ल की संक्षारण प्रकृति होती है। ये तो नहीं बात हो गई अम्ल की। बात आती है पीएच स्केल पे अम्ल किस कलर का होगा? तो पीएच स्केल पे जो वैल्यू होती है, अगर पीएच स्केल पे वैल्यू 7 से कम है तो वो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। पीएच स्केल पे अगर कोई भी वैल्यू 7 से कम आई तो वो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा आई तो वो क्षार हो जाएगा। हम लोग पीएच स्केल डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अम्ल के भौतिक गुण हो गए। पहला क्या? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। तीसरा, अम्ल वैद्युत के चालक होते हैं। चौथा, इनकी संक्षारण प्रकृति होती है। ये किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? संक्षारित करा देते हैं, क्षय करा देते हैं, ख़त्म करा देते हैं। अम्ल अगर हाथ पे गिर गया जला देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है। तो ये तो अम्ल के भौतिक गुण हो गए। चलिए बात करेंगे अम्ल के रासायनिक गुण पर। बहुत ध्यान से अम्ल का रासायनिक गुण हम लोग देखेंगे। हम लोग क्या देखे थे कि H+ आयन देता है। तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन भी देते हैं, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके रासायनिक गुण क्या क्या हैं। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में हम लोग सबसे पहले जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि धातु से क्रिया। पहली हेडिंग ये है हमारी, धातु से क्रिया। तो कोई भी अम्ल अगर धातु से क्रिया करता है, कोई भी अम्ल अगर धातु से क्रिया करता है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस निकलती है। लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हम लोग को जनरल इक्वेशन याद करना है, जनरल समीकरण याद करना है, सामान्य समीकरण कि कोई भी अम्ल जब धातु से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अम्ल, इसकी क्रिया किससे करा दी है? धातु से। तो क्या बना? लवण, साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस बनी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनती है। ये जनरल इक्वेशन है। अब हम कोई भी अम्ल ले लेंगे, उसके अंदर धातु डाल देंगे और देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस बन रही है कि नहीं बन रही है। इसके लिए हमें पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, विस्थापन अपक्रिया, जिसमें हम लोग सक्रियता श्रेणी पढ़े थे। और वे धातु जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, और वे धातु जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे हैं वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेंगे। तो वहाँ से हमें सक्रियता श्रेणी याद रखनी होगी। अम्ल ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसमें हमने क्या मिला दिया? जिंक मिला दिया। अब अगर हमें पता करना है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी कि नहीं निकलेगी तो हमें सक्रियता श्रेणी याद रहनी चाहिए। सक्रियता श्रेणी में देखेंगे तो जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है, इसलिए जिंक हटा देगी तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। लवण कैसे बना? ZnCl से रिएक्ट कर लिया तो क्या बन जाएगा? ZnCl2। अब ये कैसे बनता है? तो इसके लिए रासायनिक सूत्र पढ़ना होगा तुम लोग को। रासायनिक सूत्र आना चाहिए। रासायनिक सूत्र Zn के ऊपर 2 + Cl के ऊपर 1 - फिर ये गुणा करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा। इसके बाद हमारी क्या निकली? हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, इस तरह से।
और ले लेते हैं भैया, HCl है, मैग्नीशियम डाल दिया, क्या बनेगा MgCl2, और क्या निकलेगी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो कोई भी अम्ल रहे, अम्ल के अंदर धातु डाल देंगे तो लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब यहाँ से जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक से रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये तो तुम लोग लिख सकते हो, अपने हिसाब से लिख सकते हो। बस हमें ये याद रखना है कि कोई भी अम्ल जब धातु से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी, बस इतना हमें ध्यान रखना है। अब पता चला जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसे पता कैसे करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही है। तो हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस पता करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें से हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो इसके ऊपर बस जलती हुई कैंडल लाएंगे, जलती हुई कैंडल लाएंगे, माने जलती हुई मोमबत्ती जब उस टेस्ट ट्यूब के पास लाएंगे या जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है वहाँ जलती हुई मोमबत्ती जब लेके जाएंगे तो हमारे पास एक एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट होगा। अब पट करके आवाज़ आएगी, अगर पट करके आवाज़ आती है तो वो हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग होती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही पट साउंड देती है, पट करके आवाज़ देगी। जैसे लेके जाएंगे तो बोले पट, और थोड़ा सा एक्सप्लोजन होगा, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये तो अम्ल की धातु से क्रिया हो गई। अगर यहीं पे हम लोग Cl डाल देंगे, Cu कॉपर, तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि Cu सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है। सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से नीचे वो नहीं हटा पाएगा, जो हाइड्रोजन के ऊपर वो हाइड्रोजन गैस बना पाएगा। तो ये ध्यान रखना कि कौन से धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगी और कौन सी नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ अब बात करेंगे कि धातु कार्बोनेट से क्रिया होती है तब क्या बनाता है। कोई भी अम्ल जब धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, तो कोई भी अम्ल अगर धातु कार्बोनेट से अम्ल किया, अम्ल है धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, तो कोई भी अम्ल धातु कार्बोनेट से जब क्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, फार्मूला लिख दे रहा हूँ, और जल बनता है, छोटा है, ठीक है। कोई भी अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। अब हम कोई भी अम्ल ले सकते हैं अपने हिसाब से। चलो H2SO4 ले लेते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट है कि नहीं, Na2CO3, ये धातु कार्बोनेट है हमारे पास। अब धातु कार्बोनेट मालूम होना चाहिए, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मालूम होना चाहिए, है ना, बाई कार्बोनेट मालूम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए भैया, नहीं तो कौन पढ़ाएगा। इसी के लिए बोलते हैं ना, कोई भी चैप्टर होता है उसका बेसिक चैप्टर। अब बेसिक चीज़ें नहीं मालूम रहेगी तो फिर चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो हमें पहले बेसिक चीज़ें मालूम करनी होगी। कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए पहले जितनी भी चीज़ है, जैसे धातु का किस तरह से रासायनिक सूत्र बनाया जाता है, समीकरण किस तरह से बनाया जाता है, क्या धातु कार्बोनेट होते हैं, क्या बाई कार्बोनेट, ये सब आना चाहिए यार। अब ये वाला दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये सब नहीं आएगा तो कैसे काम बनेगा। चलो यहाँ से हम लोग देखो, ये धातु कार्बोनेट है, ये है अम्ल। तो अम्ल जब धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। लवण क्या बनाएगा, देखो Na2SO4 नहीं बनेगा यहाँ से, तो हमारे पास लवण बन गया Na2SO4। और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना, जल बना। क्वेश्चन दे सकता है कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या बनता है, इसका एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो लिखना पड़ेगा, इस तरह से बनाना पड़ेगा कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से तुम्हें आना चाहिए कि अम्ल अगर धातु कार्बोनेट से क्रिया किया तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, HCl है हमारा, ये रिएक्ट कर लिया कैल्शियम कार्बोनेट से तो क्या बनेगा भाई, देख लो CaCl2, इससे ये रिएक्ट कर लेगा, लवण बनेगा। और लवण क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जल बनेगा। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो ये हमें जनरल इक्वेशन है कि कोई भी अम्ल अगर धातु कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना लेता है। बात करते हैं कि धातु बाई कार्बोनेट से अगर क्रिया कर ले तब क्या हो जाएगा,
धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया कर ले या हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कर ले तो बाइकार्बोनेट, यहीं पे लिख लेना, बाइकार्बोनेट से क्रिया कर लेगा। तो बाइकार्बोनेट से कोई भी अम्ल करेगा क्रिया तो यही बनेगा, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा। तो बाइकार्बोनेट में भी वही चीज़ होती है। अब चलो हम लोग ले लेते हैं अम्ल, HCl है हमारे पास, अम्ल है। ये अम्ल रिएक्शन कर लिया किससे? बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट का फार्मूला आना चाहिए NaHCO3। ये क्या है हमारा? बाइकार्बोनेट है। क्लियर? तो अब ये रिएक्शन कर लिया तो क्या बनाएगा? लवण। लवण का मतलब क्या बनेगा यहाँ से? NaCl। तो यहाँ से हमारा लवण बन गया NaCl प्लस क्या निकली? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या बना? जल बना। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण बन जाएगा कि जब कोई भी अम्ल धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसी तरह इसको क्या बोलेंगे कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया किया तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होता है, इस तरह से ये रिएक्शन किया जाता है। कोई भी अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा। ये जनरल इक्वेशन है, ये जनरल चीज़ें याद रहनी चाहिए। लवण अगर अम्ल धातु से क्रिया किया तो क्या बना? अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया किया तो क्या बनेगा? अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? सिंपल चीज़ है। अम्ल धातु से क्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा या धातु बाइकार्बोनेट से, हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। लवण देखो हर में बन रहा है, लवण भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। तो याद सिंपल आसान चीज़ है, याद करने के लिए बहुत ही आसान है। इसको हम आसान बात करते हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड पता करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है यहाँ से, कैसे पता करेंगे? तो जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, अगर उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग चूने पानी से गुजारें, किस में डाल दें? चूना पानी। इसमें हमारे पास क्या है? चूना पानी। चूना पानी क्या होता है भैया? तो चूना पानी हमारे पास क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे तो ये चूना पानी कलर कैसा हो जाएगा? दूधिया कलर, दूधिया कलर हो जाएगा। और थोड़ा और देर तक डालते रहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो ये फिर सफ़ेद रंग बन जाएगा, माने क्लियर सॉल्यूशन हमें दिखने लगेगा, साफ साफ विलयन दिखने लगेगा। क्यों भैया? क्योंकि पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, और कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद फिर और जब कार्बन डाइऑक्साइड डाले तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है? उसका अवक्षेप बनता है, तो अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाएगा, क्लियर सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग क्या है कि चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो उसका कलर पहले कैसा बदलेगा? दूधिया कलर हो जाएगा। बाद में और कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसमें मिक्स करते रहेंगे तो ये हमारे पास क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा, साफ सॉल्यूशन, साफ विलयन दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि धातु बाइकार्बोनेट बन जाएगा, माने कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है जो कि अवक्षेपित हो जाता है। तो अगर अवक्षेप हो जाएगा तो नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ गया तो हमारे पास ऊपर क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये बात होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे टेस्ट की जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब बात आती है कि अगर कोई भी अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तब क्या बनता है? तो अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करे, धातु ऑक्साइड से, तो कोई भी अम्ल अगर धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है, धातु ऑक्साइड से, तो क्या बनता है भाई? लवण और जल बनता है। बस देखो ज़्यादातर लवण और जल ही बन रहा है, सिर्फ जहाँ कार्बोनेट था वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, बाकी लवण एवं जल बन रहा है। धातु वाले में लवण एवं हाइड्रोजन गैस बन रही थी। तो ये आसानी से याद हो सकता है यार, कोनो दिक्कत नहीं है इसमें। अम्ल का नाम बताओ भाई, HCl ले लेते हैं। धातु ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं। क्या बनेगा? रिएक्शन हो जाएगा, CuCl से रिएक्ट कर लेगी, लवण बन जाएगा CuCl2 प्लस क्या बन जाएगा? H2। तो जब कोई भी अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण एवं जल बनता है। धातु ऑक्साइड, धातु देखो ये है धातु ऑक्साइड, ठीक है, ये धातु है हमारी कॉपर, और ये क्या है? ऑक्साइड। ऑक्सीजन लग गया तो धातु ऑक्साइड।
उसी तरह कार्बोनेट कैसे था, धातु कार्बोनेट, ये है धातु और ये है कार्बोनेट, तो इसका नाम क्या हो गया, धातु कार्बोनेट। इसी तरह यहाँ पे था NaHCO3, इसको क्या बोले थे, धातु बाई कार्बोनेट, तो ये है धातु, ये है बाई कार्बोनेट। तो आसान तो है सब, धातु कार्बोनेट बोले तो ये, धातु बाई कार्बोनेट तो बोले तो ये, धातु ऑक्साइड बोले तो ये, ठीक है, आसान तो है, सारी चीज़ें आसान है, बस खाली समझो। अगर रटने की कोशिश करेंगे पूरा आम्ल क्षार लवण कुछ भी नहीं आएगा भैया, एकदम आसानी कॉन्सेप्ट है, एकदम समीकरण बनाना होगा, समीकरण रट के नहीं बना सकते। पहली बात ये कॉन्सेप्ट अगर मालूम है तो कोई भी अब क्रिया कर सकते हो अपने तरह से। तो HCl जब ये इससे क्रिया किया तो क्या बनाया, लवण बनाया और जल। और एग्जाम्पल ले लो, H2SO4 ले लेते हैं, किसमें डाल देते हैं, जिंक ऑक्साइड से क्रिया करा देते हैं इसकी। जिंक ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, ZnO। अब क्या होगा, देखो ये टूटेगा, प्लस माइनस, देखो इससे रिएक्ट कर लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये इससे रिएक्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा। और क्या बन सकता है यहाँ से, H2O बन सकता है। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और जल बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो लवण एवं जल बनेगा। लास्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल जब क्षार से रिएक्ट करता है तब क्या बनता है। तो जब अम्ल, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कोई भी अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो लवण एवं जल बनता है। तो अम्ल का क्रिया करा देंगे क्षार से, अम्ल की क्रिया क्षार से करा दे, क्षार। तो अम्ल की क्रिया अगर क्षार से करा देंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा एवं जल बनेगा, है ना भाई। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है, जनरल समीकरण है, सामान्य समीकरण है कि सामान्यतः कोई भी अम्ल जब क्षार से क्रिया करेगा तो लवण बनेगा और जल बनेगा। और इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों भैया, क्योंकि अम्ल जब क्षार से रिएक्ट करता है तो इसकी अम्लीयता और इसकी क्षारकता दोनों खत्म हो जाती है, और जो लवण है वो हमारे पास उदासीन बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, उदासीन है, ठीक है। तो जब कोई भी अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण एवं जल बनता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बात करते हैं उदाहरण की। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl क्रिया करेगा लवण से, सोडियम हाइड्रोक्साइड लवण क्षार। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करेगा एक क्षार से, क्षार में क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनाएगा, लवण एवं जल बनेगा। लवण कैसे बनेगा भैया, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो रासायनिक समीकरण वाला चैप्टर आना चाहिए तुम लोग को। अगर रासायनिक समीकरण आ रहा है तो एकदम कोई भी समीकरण हो, चाहे अम्ल का धातु से क्रिया हो, चाहे अम्ल का धातु कार्बोनेट से क्रिया हो, चाहे अम्ल का धातु ऑक्साइड से क्रिया हो, चाहे अम्ल का क्षार से क्रिया हो, सारी अभिक्रिया कर सकते हो अगर तुम्हें पहला चैप्टर आता है। यहाँ से कौन सा अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, जिससे ये इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, NaCl प्लस H2O। तो हमारे पास क्या बना, नमक, सोडियम क्लोराइड एवं जल। ये लवण है और ये जल है। तो जब कोई भी अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। यहाँ से और उदाहरण ले सकते हैं। H2SO4 क्रिया कर ले रहा है, किससे कर ले रहा है भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर लिया। तो ये हमारे पास अम्ल है, ये हमारा क्षार है। अम्ल क्षार से क्रिया किया तो क्या बन गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई, लवण बनेगा, CaSO4 बन जाएगा। देखो वैसे तोड़ के जोड़ देंगे, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से, तो कैल्शियम सल्फेट बन गया और क्या बन गया, जल। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब उदासीन हो गया तो हम लोग कल pH स्केल के बारे में पढ़ लेंगे पूरी डिटेल कि pH स्केल क्या होती है, उस पर कलर क्या क्या होता है, किसका कलर उदासीन अगर रहेगा कोई भी विलयन तो pH स्केल पे उसकी वैल्यू क्या होगी। तो pH स्केल पे 7 आता है। अगर 7 है pH स्केल पे वैल्यू तो उसको बोलते हैं उदासीन, और अगर 7 से कम है तो अम्लीय विलयन, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय विलयन। तो ये बात होती है रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण की बात होती है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, सूचक के बारे में पढ़े कि सूचक क्या होते हैं और सूचक का अलग अलग
क्षार में क्या कलर होता है, अम्ल में क्या कलर होता है, सारे सूचक के बारे में पढ़े थे। इसके बाद फिर हम लोग अम्ल के बारे में पढ़े कि अम्ल क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल बोलते हैं। प्रबल अम्ल, जो ज़्यादा H+ दें वो प्रबल, जो कम दें वो दुर्बल। इसके बाद प्रबल अम्ल में क्या क्या आते हैं, दुर्बल अम्ल में क्या क्या आते हैं। बाद आए तनु अम्ल, सांद्र अम्ल। इसके बाद हम लोग पढ़े कि अम्ल को किस तरह से तनु किया जाता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, अम्ल के भौतिक गुण और अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल के भौतिक गुण में क्या था, अम्ल के भौतिक गुण में था कि अम्ल खट्टा होता है स्वाद में, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, विद्युत का प्रवाहन करता है। इसके बाद संक्षारण प्रकृति होती है। के रासायनिक गुण में क्या क्या पढ़े हम लोग, अम्ल के रासायनिक गुण में पढ़े कि धातु से क्रिया, फिर धातु कार्बोनेट से क्रिया, धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया, धातु ऑक्साइड से क्रिया, और इसके बाद लास्ट में पढ़े अम्ल की क्षार से अपक्रिया। जब अम्ल की क्षार से अपक्रिया होती है तो लवण एवं जल बनता है। इस अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। कल हम लोग क्षार के बारे में पढ़ेंगे, क्षार क्या होता है, क्षार को कैसे टेस्ट करते हैं, है ना, और क्षार की क्या क्या प्रकृति होती है। pH स्केल भी कल ही पढ़ लिया जाएगा। इसके बाद लवण एक वीडियो बनेगी और पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा।